हेलो स्टूडेंट। आज हम एनीमिया के बारे में डिस्कस करेंगे। एनीमिया क्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये ग्रीक वर्ड है एनीमिया। और एना मीन्स होता है डिक्रीज हो जाना, और मिया माने होता है ब्लड का, यानी ब्लड का डिक्रीज हो जाना, एब्सेंट हो जाना ब्लड के अंदर कुछ सब्सटेंस का। उसको हम क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। डेफिनेशंस की अगर हम बात करेंगे, डेफिनेशंस क्या है? रिडक्शन ऑफ एच कंसनट्रेशन, यानी एच का जो कंसनट्रेशन लेवल है वो हमारे ब्लड के अंदर उस कम हो जाना, या हीमोक्रिट का लेवल। हीमाटोक्रिट एक वैल्यू होती है, लगभग 40 के आसपास होती है। तो इसकी लेवल कम हो जाता, नॉर्मल रेंज से कम हो जाना एक स्पेशल एज ग्रुप के अंदर या एक स्पेशल सेक्स के अंदर। ठीक है, मेल फीमेल का अलग अलग रेशियो होता है एच का, इसलिए यहाँ पर स्पेशल सेक्स बोला गया है। अप्रोक्सीमेट अगर नॉर्मल लेवल देखा जाए चाइल्डहुड के अंदर तो 11 ग्राम पर डीएल होता है ना। और फिजियोलॉजिकल एनीमिया इन्फेंसी के अंदर देखा जाता है। इसकी क्लासिफिकेशंस के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या है फिजियोलॉजिकल एनीमिया या इटियोलॉजिकल, कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। अगर बात करें कि एज की बात करें तो अलग अलग एज के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है, अलग अलग एज के अंदर अलग अलग एच बी लेवल होता है। जैसे एक मेल के अंदर 13 ग्राम होता है ना, 13 ग्राम पर डीएल होता है। इसके अलावा वुमेन के अंदर जो प्रेग्नेंट है और नॉन प्रेग्नेंट है उनके अंदर भी अलग अलग इसका क्या होता है, लेवल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, एनीमिया को क्लासिफाइड किया गया यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल, यानी सेल की कैसी मॉर्फोलॉजी है, पैथोलॉजिकल फैक्टर के अनुसार और सीवियरिटी के अनुसार। यानी इसके 4 प्रकार से क्लासिफिकेशन किए गए हैं। तो हम एक एक को समझते हैं। इटियोलॉजी के अनुसार जो इसका क्लासिफिकेशन किया गया है एनीमिया का, उसके अंदर दो इटियोलॉजी, दो प्रकार से हमारे अंदर एनीमिया हो सकता है। इन दो प्रकार से हमारे अंदर एचबी का लेवल गिर सकता है। पहला, या तो प्रोडक्शन ही कम हो जाए, यानी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का बनना ही कम हो जाए किसी भी कारण बस, चाहे वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, या फिर हमारी जो बोन मारो जहाँ से ब्लड सेल्स बनती है वो ही सप्रेस हो गई, वो ही ब्लड सेल नहीं बना रही है। तो ऐसे कारण हो सकते हैं, यानी प्रोडक्शन ही कम हो गया, या फिर लॉस ज़्यादा हो गया। कैसे? जैसे हीमोरेज हो गया, जैसे किसी भी कारणवश कोई हमको इंजरी हो गई, कोई चोट लग गई, उसकी वजह से क्या हो गया, हेमोरेज हो गया। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या हो सकता है, एनीमिया होगा। और इसके अलावा डिस्ट्रक्शन हो गया, यानी बहुत ज़्यादा ब्लड सेल्स टूट रही है किसी भी कारणवश, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड सेल्स क्या हो रही है, टूट रही है, ख़राब हो रही है ना। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर भी हमारे अंदर क्या होगा, एनीमिया होगा। तो यहाँ पर अगर इटियोलॉजी फैक्टर के अनुसार क्लासिफिकेशन देखें तो क्या है, या तो प्रोडक्शन कम हो गया, या फिर डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो गया, है ना, लॉस ज़्यादा हो गया। तो प्रोडक्शन कम कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है, और लॉस, हीमोरेज और डिस्ट्रक्शन किसी भी कारणवश बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया गया है, जैसे एनीमिया के अंदर एनीमिया कब होगा, यानी ब्लड लॉस कब कब हो सकता है। देखिए, एक्यूट पोस्ट हेमोरेज, यानी ऐसी कंडीशंस जब हमको ब्लीडिंग हुई है और उसके बाद में अचानक से हमें क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया था, है ना, तो इसके अंदर जो हमको देखने को मिलेगा, लार्ज अमाउंट के अंदर ब्लड लॉस हुआ है, तो इसके अंदर जो एनीमिया हमको देखने को मिलेगा वो होगा नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक का मतलब है, नॉर्मो मतलब नॉर्मल, साइटिक मतलब सेल, सेल नॉर्मल रहेगी, है ना, जो आरबीसी है वो नॉर्मल रहेगी, जो ब्लड सेल है वो नॉर्मल रहेंगी। नॉर्मोक्रोमिक, क्रोमिक मतलब होता है कलर, यानी सेल का कलर भी नॉर्मल रहेगा, यानी इसके अंदर सेल की साइज में और कलर में कोई चेंजमेंट नहीं आया है, सिर्फ क्या हुआ है, सेल कम हो गई है बॉडी के अंदर। क्रोनिक पोस्ट हेमोरेज के अंदर भी जो स्मॉल अमाउंट का ब्लड, यानी धीरे 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 धीरे। क्रोनिक पोस्ट हेमोरेज किसको बोलेंगे हम, यानी एक्यूट में तो अचानक से ब्लड लॉस हो गया, क्रोनिक में धीरे धीरे हमारा ब्लड लॉस हो रहा है, किसी भी कारणवश हमारा ब्लड कैसे हो रहा है, धीरे धीरे लॉस हो रहा है, या धीरे धीरे खत्म हो रहा है बॉडी के अंदर से। जैसे कारण क्या हो सकता है, जैसे कोई इन्फेस्टेशन हुआ, या हुकबार में इन्फेक्शन हो गया, पेट के अंदर जो कीड़े पड़ जाते हैं बच्चों के अंदर, और वो हुकबार क्या करते हैं, ब्लड को वहाँ से सोख लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं, या खा जाते हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन, या डूडोनल अल्सर है, अल्सर से धीरे धीरे फ्रेश होने जा रहे हैं, धीरे धीरे ब्लड निकलता जा रहा है ना, पाइल्स हो गया है, तो ऐसी कंडीशंस को हम क्रोनिक हेमोरेज बोलेंगे। तो इसमें जो सेल्स रहेगा, इसमें नॉर्मोक्रोमिक, यानी जो इनिशियल फेज रहेगी उसमें नॉर्मोक्रोमिक और नॉर्मोसाइटिक रहेगी, यानी सेल नॉर्मल रहेगी और कलर भी नॉर्मल रहेगा इनिशियल फेज में, लेकिन लेटर यानी बाद में उसमें चेंज आने लगेगा, हाइपोक्रोमिक होने लगेगी, यानी हमारे अंदर एक तरीके से बॉडी के अंदर ब्लड की जब कमी होने लगेगी तो हाइपोक्रोमिक होने लगेगी, यानी कलर जो एचबी का कलर है वो कम होने लगेगा, और जो सेल है वो माइक्रोसाइटिक होने लगेगी। कैसी होने लगेगी, माइक्रोसाइटिक मतलब छोटी होने लगेगी, सेल छोटी होने लगेगी और उसका कलर भी चेंज होने लगेगा। तो हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं। और ये कंडीशन कब आती है, जब क्रोनिक पोस्ट हेमोरेज हमें होगा। ठीक है, ये हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक, इनको आप समझ सकते हो। नॉर्मल मतलब नॉर्मल, हाइपो माने कमी, माइक्रो माने छोटा, है ना, इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं।
इम्पेयर रेड सेल फॉर्मेशन अगर हो रहा है ना, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, है ना, या मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में तो इसमें क्या इट ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ बोन मारो फंक्शंस, यानी बोन मारो फंक्शंस डिस्टर्बेंस होंगे, है ना, डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर नेसेसरी इरिथ्रोपोइसिस, यानी ऐसे फैक्टरों की डेफिशिएंसी होगी जो इरिथ्रोपोइसिस यानी सेल बनाने के लिए ज़रूरी है, जो इरिथ्रोपोइसिस करने के लिए ज़रूरी है। इरिथ्रोपोइसिस क्या होती है? न्यू सेल बनाने की एक प्रोसेस होती है ना। तो आयरन की कमी हो गई या मैक्लोब्लास्टिक एनीमिया हो गया, है ना, इसके अंदर भी एक फैक्टर है जिसकी कमी होती है। इसके अलावा ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ द बोन मारो फंक्शन नॉट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर रिक्वायर फॉर इरिथ्रोपोइसिस, यानी इसके अंदर क्या होगा, डिस्टर्बेंस हो गया बोन मारो के फंक्शन के अंदर। यानी पहली बात तो क्या थी, पहली बात ये थी कि या तो जो इसेंशियल फैक्टर है उनकी कमी हो गई, इसमें क्या हो रहा है, बोन मारो के फंक्शंस के अंदर कमी हो गई, जबकि जो फैक्टर है वो नॉर्मल है ना, जो इरिथ्रोपोइसिस करने के लिए, जो सेल बनाने के लिए जो फैक्टर है वो है, लेकिन बोन मारो अपने फंक्शन सही से नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट, एनीमिया क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से, रीनल फेलियर की वजह से, लीवर डिजीज, है ना, डिसमेनिटेटेड मालिग्नेंसीज वगैरह, बोन मारो इन्फिल्ट्रेशन, प्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया एसोसिएटेड विद द माइक्रोसीमा, हाइपोपिट्यूटरिज्म, यानी कई कारण हो सकते हैं इटियोलॉजिकल, जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है एनीमिया कॉज बाय एक्सेसिव रेड सेल डिस्ट्रक्शन, यानी किसी वजह से हमारे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, रेड सेल्स टूट रही है या डिस्ट्रक्शन हो रही है, हिमोलाइटिक एनीमिया हम इसको बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, इंट्राओक्यूलर कॉजेज हो सकते हैं। इंट्राओक्यूलर कॉजेज क्या हो सकते हैं, जैसे जो एचपी का प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, ये थैलेसीमिया की एक कंडीशन होती है, हम पढ़ेंगे। थैलेसीमिया एक कंडीशन होती है बच्चे के अंदर जिसके अंदर एचपी का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है ना, और या फिर आप जो प्रोडक्शन हो रहा है वो अब नॉर्मल हो रहा है, लाइक दैट सिकल सेल एनीमिया, जो मैं आपको भेज चुका हूँ स्लाइड, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, यानी जो आरबीसी की साइज है नॉर्मल ऐसे होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर नॉर्मल सिकल साइज, सिकल सेफ की हो जाएगी, आरबीसी कैसी हो जाएगी, अर्धचंद्र जैसी हो जाएगी, तो सिकल सेल एनीमिया उसको हम बोलेंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा कार्पोलर जो वो कॉजेज है, एक्स्ट्रा क्या है जो कॉजेज है, उसमें उसमें मैकेनिकल एंटीबॉडीज हो गई, एक्सरे हो गए, ना, आरबीसी ईटीसी, ये सब इसके अंदर। तो ये हमारे इंटर और एक्स्ट्रा कॉर्पुस्कुलर्स कॉजेज हो सकते हैं, जिसके अंदर एक्सेसिव रेड सेल का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसको हम हीमोलाइटिक एनीमिया बोलेंगे। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल के आधार पर जो एनीमिया का क्लासिफिकेशन किया गया है, मॉर्फोलॉजी यानी क्या क्या चेंजेज आएंगे, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें साइज और कलर के अंदर चेंज आता है, लैब के अंदर हम इसको देखते हैं। एक होता है नॉर्मोसाइटिक, यानी सेल नॉर्मल है, नॉर्मोक्रोमिक और कलर भी नॉर्मल है। दूसरा होता है माइक्रोसाइटिक, सेल छोटी हो गई है और हाइपोक्रोमिक, कलर भी कम हो गया है। तीसरा होता है मैक्रोसाइटिक, यानी सेल की साइज़ बड़ी हो गई है। तो ये 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है मॉर्फोलॉजी के अनुसार। बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ द रेड सेल डिटरमाइंड बाय द ब्लड एग्जामिनेशन, जैसे हम ब्लड का एग्जामिनेशन एमसीबी, एमसीएच, एमसीएससी ये सब हम कराते हैं, जब हम होल ब्लड एग्जामिनेशन कराते हैं, है ना, तो उसके अंदर हमको देखने को मिलेगा नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। यहाँ पर एमसीबी, एमसीएच, एमसीएससीआर नॉर्मल होता है, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक है। ये कैसी कंडीशन में हमको देखने को मिलेगा, एप्लास्टिक एनीमिया, एक्यूट पोस्ट हिमोरेजिक एनीमिया, ऐसी कंडीशंस में ये हमको देखने को मिलता है। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, यानी सेल छोटी हो जाएगी और कलर भी चेंज हो जाएगा, ये कब दिखेगा, कलर कम हो जाएगा, ये कब देखने को मिलेगा, जब एमसीबी, एमसीएससी, एमसीएच ये तीनों डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, मैन कार्पस वॉल्यूम, ये अलग अलग इनका नाम होता है। तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमको देखने को मिलेगा। कौन सा क्या मिलेगा हमको, सेल जो आरबीसी है वो कैसी देखने को मिलेगी, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, किसके अंदर, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर। वो था मैक्रोसाइटिक एनीमिया, है ना, इसके अंदर जो मेन कार्पस वॉल्यूम है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसको हम क्या मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर हमको देखने को मिलेगा कि सेल की साइज़ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पैथोफिजियोलॉजी के अनुसार अगर हमको इसको देखें तो इंक्रीज डिमांड, यानी बॉडी के अंदर, जैसे हमारी बॉडी के अंदर अभी जितना ब्लड है, अचानक से बॉडी के अंदर अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो हमारी बॉडी क्या शो करेगी, एनीमिया, यानी वो जो ब्लड है वो बॉडी की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब वो अचानक से ब्लड बढ़ गया। जैसे अभी हमको अभी आज नीड है 2 लीटर की, ठीक है, सपोज दैट 2 लीटर की नीड है, अचानक से कल हमारी बॉडी 4 लीटर की नीड हमारी बॉडी को पड़ जाती है, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर एनीमिया शो होगा, क्योंकि एक दिन में 2 लीटर ब्लड नहीं बना सकती बॉडी। नेक्स्ट, डिक्रीज प्रोडक्शन, या फिर जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया, यानी बॉडी की नीड इतनी है जितनी आज चाहिए, यानी आज हमको 5 लीटर ब्लड चाहिए तो 5 है हमारे अंदर, लेकिन
जैसे नीड आज हमारे 5 लीटर की है, लेकिन हमारी बॉडी 3 ही लीटर ब्लड, या हमारी जो बोन मारो है वो 3 लीटर ब्लड या इतना ही सेल्स बना पा रही है, जो हमारी बॉडी की नीड को पूरा नहीं कर सकती। यानी प्रोडक्शन कम कर दिया सेल ने, और या फिर लॉस बढ़ गया है किसी भी कारण, बस क्या हो गया, एक्सीडेंटल केस की वजह से लॉस बढ़ गया है। जैसे यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी के अनुसार कैसे होगा। तो इंक्रीज डिमांड, डिमांड कब बढ़ेगी, जैसे बच्चे हैं ना, चाइल्ड हो रहे हैं, रिप्रोडक्टिव एज होती है, तो उस समय प्रेग्नेंट फीमेल होती है, तो उनके अंदर इसकी क्या हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है अचानक से, है ना। तो डिक्रीज प्रोडक्शन, इंक्रीज लॉस, ऐसी कंडीशंस भी देखने को मिल सकती है। सीवियरिटी के अनुसार अगर देखा जाए तो WHO ने 3 भागों में डिवाइडेड किया था, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर। यानी जब देखिए इंडिया के अंदर 11 mg/dl माना गया है, सॉरी WHO के अंदर, और इंडिया के अंदर 10 mg/dl नॉर्मल माना गया है। ठीक है, तो ये अलग अलग डाटा है, यहाँ पे थोड़ा सा हमको याद रखना है। मॉडरेट कब माना है, जब 7 से 10 के बीच में क्या है, पर ग्राम DL के बीच में क्या है, हमारा HB लेवल है। सीवियर कब माना है, जब 4 से 6 के बीच में है। और वेरी सीवियर कब माना है, जब 4 से कम हो गया है। ये WHO ने माना है। नॉर्मल आयरन मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें तो प्राइमरी फंक्शन होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का। जो हमारी सेल्स है, प्राइमरी फंक्शन क्या है इनका, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का है ना, आयरन जिसमें हमारा यूज आता है। टोटल कंटेंट की बात करें तो 3.5 to 4 ग्राम हमारी बॉडी के अंदर होता है, और इसका अप्रोक्सिमेटली 2/3 पार्ट किसके अंदर पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है। आयरन की अगर स्टोरेज की बात करें तो ये हमारे जो सेल्स होती है, स्प्लिन सेल्स हो गई, लीवर सेल्स हो गई, है ना, हीमोसाइड्रिन्स और फेरेटिन नाम से 2 कंटेंट होते हैं जो हमारे अंदर पाए जाते हैं, ये आयरन के कंटेंट होते हैं। इसके अलावा माइग्लोबिन्स, माइलोपेरोक्साइडेज और सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसफर्स में भी ये आयरन क्या होता है, काम आता है। इसके अलावा जो मोर स्टेबल होता है वो फेरिक स्टेट होता है, यानी Fe होता है, फेरिक स्टेट होता है जो मोर स्टेबल होता है, और फेरस स्टेट होता है वो कम स्टेबल होता है हमारी बॉडी के अंदर। Fe जो होता है फेरस स्टेट वाला। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन की कि किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 65% HP के अंदर होता है, 4% जो मायोग्लोबिन्स मसल्स, जो मसल्स होती है उनके अंदर मायोग्लोबिन्स जो प्रोटीन होती है उसके साथ में ये जुड़ा होता है, और 1% होता है ये अलग अलग जो कंपाउंड होते हैं बॉडी के, है ना, इंटरसेलुलर जो ऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे साइटोक्रोम हो गया, कैटालेस हो गया, पेरोक्साइडेस हो गया, उनके अंदर ये होता है। 0.1% का जो कॉम्बिनेशन होता है वो प्रोटीन के अंदर होता है, जो ट्रांसफेरेंस ब्लड प्लाज्मा के अंदर होती है। 30% का स्टोरेज मेनली क्या होता है, रीनल सिस्टम के अंदर लीवर सेल्स और फेरेटिन के रूप में हमारे अंदर होता है। अगर हम फॉर्म की बात करें आयरन की, कि आयरन हीमोग्लोबिन आयरन हो गया, प्लाज्मा के अंदर हो गया, प्लाज्मा के अंदर इसका काम क्या काम है, इसका जो बाउंडेशन का काम करता है। टिश्यूज़ के अंदर आयरन होता है ना, फेरेटिन और हीमोस्टीन के नाम के रूप में होता है ये। और इसके अलावा कुछ एंजाइम्स में भी ये काम आता है। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर आयरन का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सोर्स क्या होते हैं आयरन के, कहाँ कहाँ से हमको मिलता है सोर्स, तो यॉल्क हो गया, PS हो गया, बीन्स हो गई, है ना, लेटिन ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, एग, लीवर, मीट्स, इन सब के अंदर से हमको आयरन मिलता है। डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो मेल के अंदर 0.5 to 1 mg पर डेज का होता है रिक्वायरमेंट डेली का। और फीमेल के अंदर अगर बात करें कि रिप्रोडक्टिव लाइफ के अंदर 1.5 to 2 mg होता है, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर 1.5 to 2.5 mg होता है, चिल्ड्रंस के अंदर 0.5 mg पर डे होता है। डेली डाइट रिक्वायरमेंट की बात करें तो डाइट के अंदर कितना चाहिए, तो 5 से 10 mg मेल को चाहिए, 15 से 20 mg फीमेल को, और चिल्ड्रंस को 5 से 10 mg चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जितना हम खाते हैं उसका कितना एब्जॉर्ब होता है, तो जितना हम खाते हैं 50 ग्राम खाएंगे तो उसका 10% ही एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी के अंदर, बाकी सब पास आउट कर दिया जाता है। डेली 0.5 to 1 mg इसका लॉस होता है। एब्जॉर्बेशन की बात करते हैं, ये डूडेनम के प्रॉक्सिमल जेजुनम के अंदर ये क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। और किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, तो ये फेरस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है आयरन हमारे अंदर। ठीक है, बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है फेरिक आयरन। नेक्स्ट हम बात करें कि जो मैकेनिज्म होती है एब्जॉर्बेशन का, क्या, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के रूप में होता है ना, पिनोसाइटोसिस जिसको हम कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी इसके अंदर एनर्जी खर्च होती है इसको एब्जॉर्ब
करने में। ये पूरी साइकिल है यहाँ पे जो स्लाइड के अंदर थी। अब किसी को अगर एनीमिया हुआ है तो उसको क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि जल्दी से इरिटेट होगा ऐसा बच्चा, है ना, पैलर होने लगेगा। इसके अलावा उसके जो लिप होते हैं, लिप के अंदर चिलियोसिस देखने को मिलेगा, यानी दोनों ओर से फटने लगेंगे, है ना। इसके अलावा लेथर्जी हो जाएगा बच्चा। उसकी टंग है वो बीपी टंग हो जाएगी, एक अलग बीपी टंग, इसको आप गूगल पर डाल के देखो आपको दिख जाएगी। और ड्रॉपसी होने लगेगा, कॉलोनी का कॉलोनीचिया होने लगेगा, यानी नाखूनों पे उसका एक अलग प्रकार से उसके नाखून चपटे जैसे होने लगते हैं। इसके अलावा डिजीनेस होने लगेगा, टैकेकार्डिया, है ना, हेडेच होने लगेगा, अल्टरनेस, सीसीएफ होने लगेगा। पीका डिसऑर्डर्स उस बच्चों को होने लगेंगे। आयरन की पूर्ति करने के लिए वो कुछ खाने लगता है, मट्टी जैसे सब्सटेंस। देखिए पहलर कौन सी कंडीशन होती है। नो दिस कंजर्वेटिव आर सीन द हेल्थी पिंक कलर, इसका कलर कैसा है, पिंक। यहाँ पे देखिए कैसा कलर है, येलो, यानी कहीं ना कहीं एचबी और कलर की कमी हो रही है यहाँ पे। इसको लोग बोलते हैं हम कॉलिन कॉलिनचिया, हम जो बोल रहे थे अभी। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, देखिए नॉर्मल जो हमारा फिंगर होता है वो ऐसा होता है, इसके अंदर ये देखिए बीच से डिप्रेस हो गया नाखून। बीच से क्या हो गया, इस प्रकार के नाखून देखने को मिलेंगे, है ना, जिसके अंदर एनीमिया होगा सीवियर। एंगुलर चिलोसिस और टंग चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे, इसको एंगुलर चिलोसिस कहते हैं। यानी इसके साइडों से जो लिप के जहाँ पर जो आपस में कनेक्ट होते हैं, या जंक्शन होता है वहाँ पे, क्या देखिए एक तरीके से एक अल्सर जैसा फील हो रहा है, चिलोसिस इस कंडीशन को बोलते हैं। यहाँ पर देखिए तो पूरी टंग के अंदर आपको ये दरारें महसूस होगी, ये दरारें जो इसमें पड़ी हुई है, इसको कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टंग के अंदर चेंजेज आना बोलेंगे। अगर हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस कराएंगे तो जो रेड सेल है उसके अंदर एमसीवी, एमसीएच, एमसीएससी सब कुछ हमको देखने को मिलेगा डाउन, है ना। इसके अलावा जो सेल्स है वो भी कम हो जाएंगी। बोन मारो के अंदर जो सेल्स है वो हाइपर सेलुलर हो जाएगी, यानी वो ज़्यादा सेल बनाना स्टार्ट कर देगी। क्यों, क्योंकि वो नीड है बॉडी की, उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। और जब ये ऐसा सेल बनाएगी तो इमेच्योर सेल्स वहाँ पे भेजना स्टार्ट कर देगी, ठीक है ना। आयरन का स्टैंड नेगेटिव आने लगेगा, है ना। सीरम के अंदर आयरन की क्या होने लगेगी, कमी होने लगेगी। ये लैब के अंदर हमको देखने को मिलेगा। एचबी लेवल हमको डाउन मिलेगा, है ना, अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। चाइल्ड के अंदर जैसे 11 से नीचे जाएगा, हीमोटोक्रेटिक लेवल अलग 36 से नीचे जाएगा। तो इस प्रकार से हमको देखने को मैन कार्पस वॉल्यूम है वो 80 से नीचे चला जाएगा, माइक्रोसाइटिक हो जाएगी, छोटी सेल हो जाएगी, है ना। आयरन की डेफिशिएंसी होने लगेगी। क्रोनिक डिजीज़ हमको हो सकती है। और सिड्रोब्लास्ट एनीमिया हमको हो सकता है। साइड्रोब्लास्ट एनीमिया एक कंडीशन होती है, ये जो आयरन है ये हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग जगह जाके जमने लग जाता है। रेटिकुलोसाइड का भी जो वॉल्यूम है वो लो हो जाएगा। जैसे बोन मारो फेलियर वाली कंडीशन है, ल्यूकेमिया वाली कंडीशन है, एप्लास्टिक एनीमिया वाली कंडीशन है, इन सब कंडीशनों में सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो एटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया होने लगे। कौन सा, एटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। G6PD डेफिशिएंसी हो सकता है ना, हेरिडिटरी डिसऑर्डर होता है, इसके अंदर G6PD की डेफिशिएंसी हो जाती है, ग्लूकोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और ब्लड के अंदर एनीमिया वाली कंडीशंस आने लगती है। नॉक्चूरिया ऐसे पेशेंट को हो सकता है। ट्रीटमेंट की हम बात करें तो अलग अलग कंडीशंस में हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट की बात करें तो हम उसको अच्छा खाना देंगे, न्यूट्रिशन थेरेपी, ऑक्सीजन देंगे और विटामिन सी और फोलेट एसिड हम उसको देते हैं। थेरेपेटिक ट्रीटमेंट की बात करें तो हम एलिमिनेशन आयरन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जैसे आयरन हम देने की कोशिश करेंगे, पेरेंटल आयरन। आयरन का स्पेसिफिक इंजेक्शन लगता है, उसका देने का तरीका भी अलग होता है, जिगजैग शेप में, जिगजैग टाइप से उसको हम देते हैं, है ना। तो ये थेरेपेटिक ट्रीटमेंट है, आयरन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की कोशिश करेंगे, है ना। जो पार्शियल का कार्पस वॉल्यूम है उसको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, भाई जो पूरा ब्लड है उसको भी हम देने की कोशिश करते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या है आईडीए का, है ना, तो फीडिंग प्रॉब्लम बच्चे को हो सकती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट बच्चे की रुक सकती है, आईक्यू लेवल कम हो सकता है, और इसके अलावा स्कॉलास्टिक परफॉर्मेंस उसकी कम हो सकती है। सीसीएफ बच्चे को हो सकता है, बहुत रेयर कंडीशन से हो सकता है, बच्चे की डेथ भी हो सकती है। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, बच्चों को हमको प्रमोट करवाना, ब्रेस्ट फीडिंग उसको करवाने के लिए, है ना, अच्छी उसको डाइट देंगे, न्यूट्रिशनल उसका कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर बच्चे को इंक्लूड करेंगे। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम जो होता है उसके अंदर एडोलसेंस गर्ल्स को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और हुकबार्म के अंदर जो एल्बेंडाजोलम जो सॉल्यूशन आता है या टेबलेट जो आती है उसको बच्चे को देंगे, जिससे हुकबार्म उस बच्चे के अंदर
ना हो। तो ये सब हम बात कर रहे थे अभी तक एनीमिया की। नेक्स्ट आगे हम अलग अलग टाइप के एनीमिया को पढ़ने की कोशिश करेंगे।